हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब आरपीवाई पे। और हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो क्लास में बात की थी 12th क्लास के चैप्टर नंबर केमिकल काइनेटिक्स की, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की रासायनिक बल गतिकी पाठ की हम बात कर रहे थे। उस लेसन के अंतर्गत हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, लगभग 60 से 50% से अधिक उसको कवरअप कर चुके हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास हमने जो बात की थी शून्य कोटि अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए किस प्रकार से आप अवकलन और समाकलन समीकरण निकालेंगे, या फिर कह सकते हैं डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन इक्वेशन किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। एक बार मैं पुनः उसको रिवाइज कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने वहीं पे हाफ लाइफ भी काउंट की थी, यानी हाफ लाइफ के लिए फॉर्मूला लिखा था और दो ग्राफ नोट किए थे शून्य कोटि यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। चलिए हम फिर से एक बार बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो समीकरण क्या था उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन की, ठीक है। इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समीकरण हम ज्ञात करेंगे। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समीकरण सबसे पहले मैंने कहा था कि शून्य कोटि अभिक्रिया कहेंगे किसे, तो हमने पढ़ा था कहाँ से, रेट लॉ से। रेट लॉ क्या कहता है, दर नियम ये कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की जो रेट है या जो दर है, वो उस अभिक्रिया में पार्टिसिपेट होने वाले या भाग लेने वाले अभिकारक अणु रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के एक्टिव मास यानी सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल की बराबर समानुपाती होगी, गुणनफल के समानुपाती होगी। साथ में हम यहाँ पे उसकी कुछ पावर लगा रहे थे, ठीक है। तो शून्य कोटि के लिए वही कथन हम स्टेटमेंट बोलेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं वे रिएक्शन जिनमें अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारक अणु के सक्रिय द्रव्यमान की शून्य पावर के समानुपाती होती है। तो क्या कहेंगे कि ऐसी रिएक्शन जिसमें अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन है वो उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के एक्टिव मास की जीरो पावर की क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, शून्य कोटि अभिक्रिया कहा जाएगा। फिर से सुनिए ध्यान से कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया की जो दर है वो उस अभिक्रिया में सक्रिय द्रव्यमान अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान की शून्य घात के या शून्य पावर के समानुपाती होती है, उसे क्या कहते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हम किस प्रकार से समीकरण याद करेंगे। एक बार पुनः हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने वहाँ पे लिखा था कि हमने कोई रिएक्शन लिखी थी, कोई अभिक्रिया लिखी थी, जिसमें मैंने लिखा था कि कोई अभिक्रिया, सपोज दैट, माना कि कोई अभिक्रिया है, हमने माना कोई अभिक्रिया समीकरण है, अभिक्रिया समीकरण यानी रिएक्शन का इक्वेशन था हमारे पास कि कोई अभिक्रिया R है, यानी जिसमें रिएक्टेंट R है और वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट P बना रहे हैं, यानी रिएक्टेंट अभिकारक जो है R वो क्या बना रहा है, उत्पाद P बना रहे हैं। फिर हमने लिखा था कि इस अभिक्रिया के लिए प्रारंभ में कहाँ पे, इनिशियल टाइम पर, ठीक है। तो हमने बात की थी प्रारंभ में, एक तो स्टार्टिंग में बात की थी, फिर प्रारंभ में, और एक बात की थी अंतिम समय, ठीक है, अंतिम समय या फिर T इक्वल कोई अंतिम समय पे, ठीक है। तो हमने बात की थी प्रारंभ और अंतिम की। तो वहीं पे हमने लिखा था कि किसी अभिक्रिया के लिए हम मान सकते हैं, पहले मैं यहाँ लिखता हूँ कि हाँ अभिकारक की सांद्रता, क्या लिखता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की सांद्रता लिखता हूँ। फिर किसकी लिखता हूँ, उत्पाद की, किसकी लिखता हूँ, उत्पाद की सांद्रता। और यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, समय की, किसकी, टाइम की। तो पहले बात कर रहा हूँ मैं t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय का मतलब है इनिशियल यानी प्रारंभिक समय पर, प्रारंभिक जब अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई, शुरू ही नहीं हुई, उस समय की बात करें तो उस समय अभिक्रिया जब स्टार्ट ही नहीं हुई थी, तो अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई उस समय केवल हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, केवल हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट यानी अभिकारक होगा, केवल उसी की सांद्रता होगी, जिसको हमने मान लिया था कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो सांद्रता, वो हमने R और यहाँ नोट लगाया था या इनिशियल, ठीक है, R इनिशियल को R नोट से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। साथ में हमने उत्पाद की सांद्रता, उस समय प्रोडक्ट क्या रहेगा, 0, क्योंकि हम जानते हैं कि अभिक्रिया जब शुरू ही नहीं हुई तो उत्पाद की कंसंट्रेशन क्या होगी, 0। फिर हमने बात की थी किसी टाइम, एट टाइम T पर, किसी टाइम T पर हमने किसकी बात की थी, अभिक्रिया में किसी समय T पर बात की थी, किसकी, अभिकारक की सांद्रता और उत्पाद की। तो हमने माना कि इस R नोट यानी ये जो अभिकारक अणु है, कंसंट्रेशन जो R नोट है, उसमें से अक्स कंसंट्रेशन या अक्स मात्रा में क्या बन गया, क्वांटिटी में उत्पाद प्रोडक्ट बन गया।
तो अक्स बनने के बाद इसकी जो सांद्रता पहले थी उससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसको हमने क्या मान लिया था, आर। क्या मान लिया था, आर। इसका मतलब हमने वहां पे लिखा भी था, मैंने वहां पे लिखा था कि यहाँ से आर का मतलब क्या है, आर इक्वल टू क्या है यहाँ पे, आर नोट। आर नोट का मतलब है इनिशियल, प्रारंभिक जो सांद्रता थी उसमें से अक्स प्रोडक्ट की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता को माइनस कर देंगे तो शेष जो बचेगी वो क्या आ जाएगी, टी समय की। ये जो आर है वो क्या है, एट टाइम टी पर जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन है। ठीक है, फिर हमने बात की थी यहाँ से हम क्या लगाएंगे, रेट लो, दर नियम लगाएंगे। तो दर नियम क्या कहता है, दर नियम ये कहता है किसी भी अपक्रिया में अपक्रिया की जो दर है, अपक्रिया की जो रेट है, अपक्रिया की जो रेट है वो उस अपक्रिया में अभिकारक अणु की शून्य घात के, अभिकारक क्या है, रिएक्टेंट हमारे लिए क्या है यहाँ पे आर है ना, तो आर के शून्य पावर की क्या होगी, समानुपाती। क्योंकि हम शून्य घात के समानुपाती इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम किसके लिए निकाल रहे हैं समीकरण, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फिर हमने बात की थी कि किसी भी अपक्रिया की जो रेट है वो रेट जो लिखी जाती है वो किस प्रकार लिखी जाती है, रिएक्टेंट यानी अभिकारक के संदर्भ में जब भी लिखेंगे तो अभिकारक में क्या लिखेंगे, डी आर। क्या लिखेंगे, डी आर। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है हमेशा किसको, कंसंट्रेशन को, क्योंकि ये कैसी होती है, सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है, एक्टिव मास होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, dt। और आपको पता है जब भी रिएक्टेंट को लिखेंगे तो रिएक्टेंट के संदर्भ में अगर रेट लिखनी है तो उसके पहले नेगेटिव चिन्ह आएगा, ऋणात्मक चिन्ह आएगा, क्योंकि हमने प्रारंभ में पढ़ा था कि अभिकारक अणु की या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन समय के साथ साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है, इसलिए उसके आगे माइनस लगाते हैं। प्रोडक्ट के लिए सीधा क्या आ जाएगा, dp अपॉन dt। क्या आ जाएगा, dp अपॉन dt। और इन सब के बराबर मैं किसको लिख सकता हूँ, इस शून्य पावर वाली बात को भी लिख सकता हूँ। लेकिन ध्यान रहे कि इस कॉन्सेंट, ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का सिंबल है इसको जब भी हटाएंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है। क्या आती है वो मैं आगे लिख देता हूँ। यहाँ क्या आएगा, रेट इक्वल क्या आ जाएगा, के। एक एक कांस्टेंट लेते हैं हम के, जिसे क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट। और यहाँ क्या आ जाएगा, जीरो। तो क्या हम रेट को इसके बराबर, जब ये चीजों को, इन टर्म को डी आर अपॉन डी टी, डीपी अपॉन डी टी को लिख रहे हैं तो इसको भी इसके बराबर रख सकते हैं ना। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया, क्या रख दिया, के और आर की पावर क्या है, जीरो। चलिए हम इसी में से किसी भी दो पद को, यानी आर वाले टर्म को हम पास में दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे, क्या लिखा, माइनस डी आर। क्या लिखा, डी आर अपॉन डी टी। ये लिखा मैंने डी आर अपॉन डी टी। फिर क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, के, और यहाँ आर की पावर क्या है, जीरो। अब सभी बच्चे जानते हैं कि जब भी किसी भी पावर, किसी भी टर्म की या किसी भी कांस्टेंट, कोई भी राशि है उसकी पावर शून्य आ जाए तो किसी भी घात के, किसी की घात जीरो आ जाए, जैसे मान लो ए की पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 होगी। बी की पावर जीरो तो भी 1, एक्स प्लस 5 प्लस 9 सबकी पावर जीरो तो भी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो हमेशा ध्यान रखना जो भी संख्या उसकी पावर जीरो आएगी तो वैल्यू क्या है, 1 होगी। तो यहाँ आर नोट की जगह क्या रख सकते हैं हम, 1 रख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, डी आर अपॉन क्या आ जाएगा, डी टी। ठीक है, डी आर अपॉन डी टी आ गया। और यहाँ क्या लिख देंगे, के, क्योंकि आर नोट की जगह क्या आ जाएगा, आर नोट। ये जो आर के ऊपर शून्य लगी है पावर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए, क्योंकि शून्य जब भी किसी की पावर जीरो हो जाएगी तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इस समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, इस समीकरण को हम लिख सकते हैं माइनस डी आर, और dt को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे चलो नेगेटिव चिन्ह को भी मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, माइनस चिन्ह को भी उधर ले आता हूँ तो क्या जाएगा, माइनस के dt। तो ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण हमारे पास, या फिर कह सकते हैं ये वाला समीकरण, इससे ऊपर वाला ये जो समीकरण है वो क्या है, जीरो ऑर्डर अपक्रिया के लिए, शून्य कोटि अपक्रिया के लिए क्या है, अवकल वेग समीकरण है। क्या है ये, शून्य कोटि अपक्रिया के लिए अवकलज, ठीक है, अवकलज वेग समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। चलिए हमने आगे बात की थी इसके बारे में, तो इसके बारे में आगे बात की थी कि हमने क्या किया था, इस समीकरण का, ये जो समीकरण, इसको मैं समीकरण नाम दे देता हूँ ए। हमने क्या किया था, एक समीकरण, ए नंबर 1 समीकरण जो है उस समीकरण का क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रल करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे, दोनों तरफ समीकरण एक का क्या किया था हमने, समाकलन। ठीक है, इंटीग्रेशन किया था, समाकलन, इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से समाकलन करेंगे। जैसे समाकलन करेंगे तो आपके पास ये आएगा, यहाँ से इधर से तो आएगा d और यहाँ r, ठीक है, और इधर आ जाएगा समाकलन, और नेगेटिव चिन्ह को, ऋणात्मक चिन्ह को मैं बाहर ले लेता हूँ, और साथ में, चलो एक बार मैं साथ में लिख देता हूँ, ये आएगा माइनस के और dt।
ठीक है। अब आप लोग जानते हो कि हमारे यहाँ लिमिट भी है, लिमिटेशन है। तो जब भी समाकलन होता है तो दो राशियों के बीच क्या आती है, लिमिट आती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ये जो नीचे लिखी होती है यहाँ पे इस सिंबल के नीचे, ये जो सिंबल होता है ना, ये सिंबल जो बायो के बच्चे में स्पेशल ध्यान है, ये जो सिंबल होता है इस समाकलन का है, और इसके नीचे यहाँ जो भी लिमिट लिखी जाती है ये होती है लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट, और ये होती है अपर लिमिट, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अपर और लोअर लिमिट की। तो हमारी अपर लिमिट यहाँ देखिए कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, तो सांद्रता में लोअर लिमिट क्या हो गया हमारी, लोअर का मतलब है प्रारंभिक क्या थी, आर नोट थी क्या, तो आर नोट प्रारंभिक हमारी क्या थी यहाँ पे लिमिट आर नोट, ठीक है। लोअर लिमिट या प्रारंभिक लिमिट हमारी क्या थी यहाँ पे आर नोट, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा आर। इसी प्रकार से यहाँ पे टाइम के लिए हमारी लिमिट क्या थी, लोअर यानी प्रारंभिक टाइम क्या था 0, बाद में क्या आ गया t, तो यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगी 0 और t। अब इसका समाकलन करेंगे तो आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई राशि इस प्रकार से लिखी हो, ठीक है, किसी राशि का समाकलन लिखा हो, अक्ष का अक्ष के सापेक्ष समाकलन करते हैं, अक्ष का अक्ष के सापेक्ष समाकलन करते हैं, तो क्या आएगा वहाँ पे, क्या आ जाएगा आपके पास x आ जाएगा, क्या आ जाएगा x की पावर 1, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसका, जब हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा उसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे r का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास r, ठीक है, और r की जो अपर लिमिट लोअर लिमिट को लिख देंगे r नोट, और ऊपर आ जाएगा r। इसी प्रकार यहाँ पे नेगेटिव और k को बाहर लेंगे, k को और नेगेटिव को बाहर लिया, फिर क्या बचेगा हमारे पास, केवल यहाँ पे क्या बचेगा dt, और dt का जब भी समाकलन करेंगे तो हमारे पास जब भी क्या हो कांस्टेंट राशि हो तो उसका समाकलन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, वही राशि प्राप्त हो जाती है, ठीक है। यानी जिसका फलन है x का फलन तो x है और t है तो t का फलन, यहाँ t का फलन है तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, t प्राप्त हो जाएगा। लोअर लिमिट क्या है 0, अपर क्या है t। चलिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा r, ठीक है, अपर लिमिट रखेंगे r, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस, फिर क्या आ जाएगा r नोट, पहले अपर लिमिट रख देंगे r की जगह, फिर ये वाले लिमिट रखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पहले t को रखेंगे फिर t को, तो माइनस के, और फिर क्या लिखेंगे t, अपर लिमिट क्या है t, लोअर लिमिट 0। तो यहाँ से समीकरण क्या है हमारे पास r माइनस r नोट या r इनिशियल कह सकते हो उसको, इक्वल क्या आ गया माइनस के और t माइनस 0 यानी t आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये समीकरण निकल के आ गया। चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इस समीकरण में r नोट को उधर ट्रांसफर करें तो हमारे पास क्या बच गया, r इक्वल क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस ये इधर क्या है ऋणात्मक है ना, माइनस चिन्ह है ना, तो माइनस चिन्ह तो उधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब किसी को समझ में ये दिक्कत है कि ये माइनस कहाँ से आया, तो ये माइनस क्या आएगा, जब भी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या करेंगे माइनस लिखेंगे तो माइनस करके लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आर नोट माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या आ जाएगा आर नोट, क्या गया आर नोट माइनस के टी, आर नोट माइनस के टी, ये हमारे पास क्या आ गया समीकरण निकल के आ गया, ठीक है। इसमें क्या करना हमें, अब यहाँ किसकी वैल्यू चाहिए हमें, किसी भी इस समीकरण में यदि किसी एक की वैल्यू चाहिए तो पहले हम इसका कंपैरिजन एक बार किससे कर लेते हैं, तुलना करते हैं, किससे, सरल समीकरण से, सरल रेखा के समीकरण से, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन होता है, क्या होता है y बराबर mx प्लस सी, क्या होता है y बराबर mx प्लस सी। यहाँ से ये क्या होता है अंतःखंड होता है, ठीक है, और ये क्या होता है स्लोप, ढाल होता है, और ये होता है सेक्टर, जो अंतःखंड टुकड़ा होगा वो बात। तो यहाँ हम तुलना करते हैं तो देखो mx का मतलब है जिसके साथ कोई क्या लगा हो वेरिएबल, तो यहाँ वेरिएबल इसके साथ तो नहीं है लेकिन इसके साथ है ना, तो इसको पहले लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इसको कंपैरिजन करने के लिए इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि r इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस के टी, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस r नॉट, ठीक है। तो कंपैरिजन करेंगे इससे, तो ध्यान दीजिए x की जगह क्या हमारे पास t, और y की m की जगह क्या है माइनस के, और y की जगह r, और c की जगह r नोट। तो इस आधार पे हम क्या कर लेंगे ग्राफ नोट करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ नोट करेंगे तो आप ध्यान रखना कि x पे तो आपको किसको लेना है, जो x की जगह वैल्यू रखी है, x की जगह क्या रखा है इस समीकरण में, देखो ये रखा t, तो x पे तो आपको लेना t को, ठीक है। y x पे किसको लेना है, y की जगह जो है उसको y की जगह क्या है r है, तो इधर क्या लेंगे y x पे आप r को लिखेंगे, किसको लिखेंगे r को लिख देंगे, और इधर क्या आ जाएगा आपका t आ जाएगा। इंटरसेक्ट का मतलब है कि आपको यहाँ ये जो y वाली लाइन है इस पे क्या करना है इंटरसेक्ट
अंतःखंड या टुकड़ा काटना है, वो टुकड़ा कैसे काटेंगे, यानी जितना आर नोट है वैसे। तो यहाँ हमारे पास कोई वैल्यू तो है नहीं, इसलिए हम आइडिया से मन से ये मान लेते हैं कि यहाँ पे है क्या, ये जो वैल्यू है ये हमारा अंतःखंड जो है वो क्या है, आर नोट। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ जो स्लोप है, जो ढाल है वो क्या है, माइनस के है। तो जब भी स्लोप नेगेटिव होगा तो रेखा जो लाइन होगी वो ग्राफ में नीचे की तरफ आएगी, और यदि क्या हो, स्लोप पॉजिटिव हो, तो स्लोप पॉजिटिव हो तो लाइन को कहाँ करेंगे, ऊपर की तरफ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, स्लोप नेगेटिव है, इसलिए ये जो रेखा है, वो किधर आ जाएगी, नीचे की तरफ, यानी ढाल इस तरफ आएगा, तो ये रेखा इधर की तरफ बढ़ेगी। तो ये क्या है, स्लोप है, ये क्या है, स्लोप है। ठीक है, जो क्या है, माइनस के है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू माइनस के, और ये क्या जाएगा आपका, आर नोट है, ये क्या है, आर नोट है। इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे, इस समीकरण को निकाल लेंगे और इसको हल करेंगे। चलिए इसी समीकरण से हम आगे बात करते हैं। यदि ये तो बात कर रहे हैं, इस समीकरण से स्लोप कैसे बनाएंगे, कैसे आप ग्राफ निरूपण करेंगे, ठीक है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, आगे हम बात कर रहे हैं। इसी समीकरण में यदि आपको टी पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, टी, तो ध्यान दीजिए टी को कैसे निकालेंगे। जो समीकरण हमारे पास लास्ट इक्वेशन आई है वो क्या आई है, फिर से एक बार मैं इधर लिख रहा हूँ, हमारे पास इक्वेशन जो निकल के आई है वो ये आई है। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आई है, ये आई है कि आर इक्वल टू हमारे पास क्या आया है, माइनस के टी, और इधर आ गया प्लस आर नोट। ठीक है, ये ले सकते हैं, या तो इससे निकाल लो, या फिर जस्ट इससे पहले हमने आर नोट को इधर से ट्रांसफर किया, तो हमारे पास एक इक्वेशन थी, अगर इसको इधर नहीं लिख के मैं इससे पहले वाली इक्वेशन लेता हूं, तो वो हमारे पास क्या थी, आर माइनस आर नोट, और यहाँ क्या लिखा था इधर, माइनस के टी। ठीक है, ये लिखा था कि नहीं लिखा था। अब सबसे पहले देखिए, ये माइनस चिन्ह है, यदि मैं दोनों साइड क्या कर दूं, नेगेटिव चिन्ह से, माइनस चिन्ह से गुणा कर दूं, तो हमारे पास समीकरण निकल के क्या आएगा बताइए, हमारे पास ये माइनस से गुणा करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो इधर आ गया के टी बराबर, इधर आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव है आर, ये तो पॉजिटिव है, तो माइनस से गुणा करेंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो उसको मैं पहले लिख देता हूँ, आर नोट को पहले लिख दिया और आर को बाद में। समझ में आ रहा है, हमने क्या किया, दोनों तरफ बोथ साइड क्या किया है, ऋणात्मक चिन्ह से गुणा। ठीक है, अब चलिए यहाँ से क्या आ जाएगा, टी निकालना हो, टी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आर नोट माइनस आर, और ये जो के है ये कहाँ आ जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो ये हमारे पास समीकरण आ गया। ये हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट समीकरण है, क्या, किसके लिए, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखना, आपको किसी भी अपक्रिया में बोल देगा कि कोई भी रिएक्शन या अपक्रिया के लिए क्वेश्चन देगा, तो कहेगा एक शून्य कोटि अपक्रिया, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता कुछ दी हुई मिले, उसके बाद कहेगी कुछ समय बाद उसकी सांद्रता ये हो जाती है, यानी कहेगा कि इनिशियल ये है और लास्ट फाइनल कंसंट्रेशन ये है, और वहां पे उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू है। तो बताइए टी कितने समय में वो अपक्रिया संपन्न हो गया, उस अपक्रिया के लिए टी टाइम ज्ञात कीजिए। या फिर इसी समीकरण में आपको टी देकर, समय देकर के रेट कांस्टेंट भी पूछ सकता है। तो यहाँ से हम के को ट्रांसफर करते हैं, किसको करते हैं, टी को, तो हमारे पास क्या समीकरण आ जाएगा, या फिर इस के को इधर रख दो, टी को यहाँ, तो क्या आ जाएगा आपके पास, के इक्वल टू आर नोट माइनस आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। इस समीकरण को, ये समीकरण भी हमारे लिए क्या है, सेम इसी का रूप है, इंपॉर्टेंट है, ये हमारे काम आएगा न्यूमेरिकल में। अब ध्यान दीजिए, यदि किसी समीकरण, इस समीकरण में ये जो दी गई वैल्यू है कब काम आएंगी, काम जब आएंगी जब हम आर नोट का मतलब है, जब आपको किसी भी अपक्रिया में बोला जाएगा क्वेश्चन में कि किसी भी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, प्रारंभिक सांद्रता ये है, कुछ समय बाद या फिर कहेगा 20 मिनट बाद इसकी सांद्रता ये हो गई, कंसंट्रेशन ये हो गई, तो बताइए इस अपक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट के की वैल्यू ज्ञात कीजिए। एक अभिकारक अणु जिसकी प्रारंभिक सांद्रता ये है, अंतिम सांद्रता ये है, 20 मिनट लगे इस सांद्रता को परिवर्तित होने में, तो बताइए उसके लिए वेग नियतांक की वैल्यू क्या होगी। तो इस प्रकार से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। फिर हमने यहीं पे बात की थी, इससे जस्ट आगे हमने बात की थी कि जीरो ऑर्डर अपक्रिया के लिए, शून्य कोटि अपक्रिया के लिए आप अर्धायुकाल, हाफ लाइफ कैसे ज्ञात करेंगे। तो हाफ लाइफ के लिए मैंने बताया था, हाफ लाइफ कहते किसको हैं कि ऐसा समय, वह समय जहाँ पे अपक्रिया क्या हो जाए, 50% पूर्ण हो जाए, ऐसा समय जहाँ पे अपक्रिया क्या हो जाए आपकी 50% पूर्ण हो जाए। या फिर आप कह सकते हैं कि अपक्रिया में ऐसा समय, वह समय जहाँ पे क्या हो जाए, रिएक्टेंट की वैल्यू क्या हो जाए, प्रारंभिक कंसंट्रेशन का हाफ हो जाए, आधी हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, अर्धायुकाल। ठीक है, हाफ लाइफ बोलते हैं।
तो आप यहाँ पे अर्ध आयुकाल निकालने के लिए क्या करेंगे, अर्ध आयुकाल में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमारा ये जो समीकरण आया है, इस समीकरण में दो चीजों का आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। एक तो आपको करना है कि t बराबर t की जगह तो t हाफ रखना है, या फिर इसको आप t 50% भी लिख सकते हैं, या इसको आप इस प्रकार से t 1/2 भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। एक तो ऐसा करना है, साथ में आपको क्या करना है, जो प्रारंभिक सांद्रता है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो r वो कितनी वियोजित हो गई 50%, यानी r/2 यानी आधी हो गई, प्रारंभिक की क्या हो जाएगी आधी, या फिर कह सकते हैं कि जो आपकी अंतिम फाइनल है वो कितनी बचेगी, प्रारंभिक की आधी बचेगी, प्रारंभिक की आधी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रारंभिक का आधा होना, प्रारंभिक कंसंट्रेशन का हाफ होना ही तो हाफ लाइफ है। चलिए हम इसी समीकरण में, ये जो समीकरण लिखा है इसमें यूज करते हैं इन टर्म का। तो सबसे पहले t की जगह t हाफ रखना है, क्या रखना है, t हाफ, तो ये मैंने लिखा t की जगह t 1/2, फिर लिखना है r0 तो आपको क्या रखना है, जैसा का जैसा है वैसा का वैसा सेम रखना है, ठीक है, r0 में कोई चेंज नहीं करना क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता वही है, ठीक है, लेकिन r जो लिखा है, r क्या थी हमारी, r हमें याद होना चाहिए, r हमने किसके लिए यूज किया था, फाइनल कंसिडरेशन, अंतिम, तो हमारे लिए अंतिम ये नहीं है, अंतिम हमारे लिए क्या है r/2, क्योंकि ये कह रहा है 50% पूर्ण हो गई, इसलिए यहाँ पे r की जगह किसको यूज कर लेंगे हमें, r0/2 को, और यहाँ की, चलिए इसका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो यहाँ देखो 2 आएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2r0 माइनस r0 नीचे अपॉन में 2, और यहाँ क्या है k, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2r0 में से एक r0 गया, तो यहाँ पे क्या बच गया r0, ठीक है, और नीचे क्या जाएगा, 2 को k से गुणा कर लेंगे तो 2k लिख देंगे, यानी आपके पास हाफ लाइफ का फॉर्मूला, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या आया, r0 2k, तो याद रखना शून्य कोटि अपक्रिया, शून्य कोटि अपक्रिया है उसके लिए अर्ध आयुकाल का जो सूत्र है वो इस प्रकार से आप निकालेंगे, शून्य कोटि अपक्रिया के लिए इस प्रकार से अर्ध आयुकाल का हाफ लाइफ का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। अब इसके बीच ग्राफ नोट करें, तो ग्राफ नोट करें तो देखो आप क्या कर सकते हो, इसको ग्राफ नोट करने के लिए आप यहाँ पे y बराबर mx प्लस c से तुलना कर सकते हो, तो आपके पास क्या लिखा है, t हाफ इक्वल टू क्या लिखा है r0, और नीचे क्या लिखा है 2k, क्या लिखा है 2k, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करेंगे किससे, y बराबर mx प्लस c से, तो y ये हो गया आपका mx प्लस c, तो बताइए c की जगह तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, नहीं है ना, लेकिन ध्यान दीजिए m की जगह हमारे पास क्या है 1/k, 1/k लिखा है कि नहीं लिखा, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, सॉरी भाई यहाँ पे 1/k m की जगह नहीं है, ये k है यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास क्या है m की जगह हमारे पास क्या लिखा है, ये 1/k m की जगह लिखा है, और हमारा x एक्स पे क्या आ जाएगा r आ जाएगा, ये हमारा स्लोप हो जाएगा 1/2, स्लोप क्या हो जाएगा 1/2k, ये किसकी जगह है m की जगह है, ठीक है, ये हमारा स्लोप हो गया, और ये x एक्स की जगह या r0 को लेना है, तो आप अभी मैंने कहा था वही ग्राफ में नोट करना है, सबसे पहले y, तो y एक्स पे किसको लेना है, t आपको, ये आ गया आपका इधर t आप, ठीक है, और x एक्स पे किसको नोट करना है, r0 को या r इनिशियल को, ठीक है, ये राइट लिख दिया। उसके बाद आपको देखो स्लोप क्या है 1/2k है, अब देखो ध्यान से पॉजिटिव है ना, नेगेटिव तो नहीं है ना, इसलिए पॉजिटिव है तो कहाँ लेनी, सीधा ऊपर की तरफ। अगर यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे अंतःखंड इंटरसेक्ट होता, जैसे मान लो कुछ भी होता x y z कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, इससे x दूरी छोड़ के फिर ग्राफ बनाते, ठीक है, ग्राफ तब बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी इंटरसेक्ट नहीं है, इसलिए हमें पॉइंट कहाँ से शुरू करना है, ये ग्राफ 0 से शुरू करना है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, ये क्या हो गया, स्लोप हो गया, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1/2k, ठीक है, ये किसके लिए है, ये समीकरण आपसे पूछा जाए किसके और किसके बीच है, तो आप कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ और उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता और अर्ध आयुकाल के बीच, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए प्रारंभिक सांद्रता और किसके बीच है, उसके अर्ध आयुकाल के बीच ये ग्राफ है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम इसी प्रकार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
के लिए भी एक इक्वेशन होती है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ वैल्यूज निकालना बताता हूँ जो हमारे न्यूमेरिकल में काम आएंगी। कुछ वैल्यू निकालनी है आपको और कुछ याद रखनी है। आपको ध्यान हो कि इस चैप्टर में आगे लॉगरिथम का यूज होगा और कुछ समीकरण आएंगे और उस समीकरण की सहायता से हम किस प्रकार से उन समीकरण में वहाँ पे वैल्यू रखेंगे। चलिए एक छोटा सा 10 मिनट का बीच में थोड़ा सा समय लगेगा, आपको समझा देता हूँ किस प्रकार से लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। जनरली सबसे पहले आप ये भी सोच लेंगे कि लॉगरिथम, जो लॉगरिथम होता है उस लॉगरिथम में कुछ जनरल फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। ठीक है, वो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। पहला तो ये है कि a मल्टीपल b, यानी जब भी log लगा हो और उसके आगे दो क्वांटिटी गुणा में हो। फॉर सपोज दैट मैंने लिख दिया log e और यहाँ लिख दिया मैंने 5 गुणा 8। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन कहीं पे आ जाए तो आप उसको कैसे लिखेंगे? हमेशा इस फॉर्मूले का जो हल होता है वो इस प्रकार से होता है। इसको आप लिखेंगे दोनों को log e अलग अलग करके आप क्या लिख सकते हैं? प्लस लिख सकते हैं, लगा सकते हैं log e b। e क्या है? बेस है, यहाँ पे e क्या है? बेस है। ठीक है, तो आप इसको log a प्लस log b लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि दूसरी कंडीशन ऐसी आ जाए लॉगरिथम में, लघुगुणक में ऐसी कंडीशन आ जाए log e और इस प्रकार से a अपॉन b आ जाए, तब क्या करेंगे? यानी ये तो गुणा था दो राशियों का, यदि भाग आ जाए, डिवाइड आ जाए, तब क्या करेंगे? तब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। आपको क्या लिखना है उस वक्त? आपको लिखना है log e, ठीक है, a ऊपर वाली राशि के साथ लॉगरिथम एक बार और फिर नीचे जो लिखा है उस संख्या के साथ फिर से, लेकिन बीच में इस बार क्या आएगा? माइनस चिन्ह लगाएंगे। कौन सा चिन्ह लगाएंगे? माइनस। ध्यान दीजिए, जब मल्टीपल में गुणा में दो राशियां होंगी तो पॉजिटिव सिंबल लगाएंगे और यदि क्या है डिवाइड में है तो तब क्या लगाएंगे? नेगेटिव, घटा का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह यूज करेंगे, वरना अगर मल्टीपल में है तो पॉजिटिव चिन्ह यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट एक आप ये ध्यान रखेंगे, एक फॉर्मूला और भी होता है वो भी बता देता हूँ। log e, a कोई संख्या लिखी उसकी पावर m लगी हुई, a की पावर कोई m लगी है तो हमेशा ये पावर कहाँ आ जाएंगी? आगे आ जाएंगी। तो इसको क्या लिखेंगे आप? a log e m। क्या लिखेंगे? a log e m। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि लॉगरिथम में वैल्यू क्या होती है, किस किस का क्या मान होता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है log 1 का मान, log 1 का मान, ठीक है, e बेस हो, log 1 का मान क्या होता है? 0। दूसरी हम बात करते हैं log e बेस हो और 2, log 2 की वैल्यू होती है क्या होती है? 0.3010। क्या होती है? 0.3010। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं log e3। ठीक है, बेस सभी का e है तो log 3 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 0.4771। ठीक है, 0.4771। बात की जाए log 4 की वैल्यू तो क्या आ जाएगी? 0.6020। देखो जनरली हमें 10 तक तो याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं भी हैं तो हम फाइंड आउट भी करते हैं कि कैसे हम निकाल सकते हैं। अगर आपको जैसे मान लो log 1 की वैल्यू पता है 0 है, log 2 की वैल्यू पता है 0.0301 है, आपको log 3 की वैल्यू पता है 0.477 है, तो इस प्रकार से अगर आपको 2-3 वैल्यू पता है तो भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन कोशिश ये रखनी है, आपको कोशिश ये रखनी है मेहनत करके कि हो सके तो 10 तक आपको वैल्यू याद रहे। बाकी मैं आपको निकालना भी सिखाऊंगा किस प्रकार से निकालते हैं। log e5 की वैल्यू, log e5 की वैल्यू होती है 0.6990। ठीक है, 0.6990। इसी प्रकार log e और 6 की वैल्यू बात करें तो होती है 0.7781। क्या होती है? 0.7781। इसी प्रकार बात की जाए log e 7 की वैल्यू की बात की जाए तो 0.8451। क्या होती है? 0.8451। इसी प्रकार यदि हम बात करें log e 8 की बात करें तो वैल्यू क्या होती है? 0.9030। इसी प्रकार log e 9 की बात करें, log e 9 की बात करें तो वैल्यू होती है 0.9542। कितनी होती है? 0.9542। इसी प्रकार हम बात करें log e 10 की, ठीक है, तो log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अब कैसे होती है चलिए मैं बात करता हूँ कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो इन्हीं फॉर्मूले के यूज से ही बताता हूँ। सबसे पहले मान लो log 1 की वैल्यू तो सभी को पता होगी जनरली, क्या होगी? 0। log 2 की वैल्यू भी आपको ध्यान रखनी है,
0.3010, ठीक है, 0.3010 log 3 की वैल्यू। यहाँ तक अगर आप याद रखेंगे तो आगे का आपका काम आसान हो जाएगा, याद रह जाएंगे। log 3 की वैल्यू पता है 0.47, ठीक है। चलो सपोज करो कि आपको log 4 की वैल्यू नहीं पता है, आपको कहीं पे यूज करना है, log 4 आ गया और आपको इसकी वैल्यू नहीं पता है, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या log 4 जो आगे 4 लिखा है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log e 2 की पावर 2, क्योंकि 4 का मतलब क्या होता है 2 गुणा 2, ठीक है, 2 मल्टीपल 2, यही तो वैल्यू है। तो इसको 2 गुणा 2 को हम ऐसे तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो ऐसा लिख सकता हूँ। चलिए ये लिख दिया, तो आप बताइए, मैंने 3 ही फॉर्मूले बताए, इन 3 फॉर्मूलों में यूज करेंगे तो इसका यूज होगा कि नहीं होगा। एक की पावर m लगी हो, एक की पावर m लगी है तो पावर कहाँ जाती है आगे, तो क्या लिखेंगे इसको 2 log EA, 2 log EA, और a की जगह हमारे पास क्या है 2 है। अब बताइए देखो आगे तो क्या लिखा है 2। अब आपको ये तो पता है कि 4 की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन log 2 की वैल्यू तो है ना याद, क्या होती है log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, क्या होती है 0.3010, तो बस उससे गुणा कर लो, 0.3010 हो जाएगी वैल्यू 0.6020, ठीक है, निकाल सकते हैं। इसी प्रकार मान लो यहाँ पे ये तो 4 लिखा है, अगर 4 की जगह यहाँ पे क्या लिखा होता 9 लिखा होता, 4 की जगह क्या लिखा होता 9, जैसे log E9 लिखा होता, तो 9 को आप क्या लिख सकते हो 3 गुणा 3, तो इसको क्या लिखते हैं आप log E और 3 की पावर 2। अब बताइए 2 पावर कहाँ जाती है आगे, तो क्या लिखते हैं log E बेस और 3 लिख देते। अब log 3 की वैल्यू आपको पता है क्या है 0.4771, तो गुणा कर लो 2 से, 0.4771 को गुणा करेंगे किससे 2 से मल्टीपल करेंगे, तो 2 आगे लिखा है, मल्टीपल करेंगे तो आएगा 0.9571, ठीक है, 79542, ठीक है, 9542। पता चल रहा है कैसे याद किया, ठीक है, कुछ नहीं, 3 को स्क्वायर फॉर्म में लिखा, स्क्वायर को पावर हम आगे ले आएंगे इस फॉर्मूले से। चलिए इस फॉर्मूले का तो यूज हो गया, अब हम बाकी फॉर्मूले की और बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जैसा कि हमने मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया log 8 की वैल्यू, आपके पास log 8 आ गया, 8 आ गया log 8 क्वेश्चन में, तो कैसे उसको सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले आप इस 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 इंटू 2, 8 को लिखेंगे फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, होगा कि नहीं होगा। तो इसको आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, तो आप लिख देंगे इसको, क्या लिखेंगे log E 2 की पावर 3, 3 को आगे ले आएंगे तो क्या आ जाएगा 3 log E बेस 2, log 2 की वैल्यू बताइए आपको क्या है 0.3010, गुणा कर लेंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी सीधा निकल के किसकी 8 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 8 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 90। देखो गुणा करेंगे 30 10 को तो 3 बार गुणा कर लो, 30 को 3 बार करेंगे 90, 10 को करेंगे तो 30, तो 0.9030, ठीक है। चलिए यदि ये 8 की बात हुई, यदि आपके पास क्या आ जाए 6 आ जाए, यदि आपके पास क्या आ जाए 6 आ जाए तब क्या करें, यदि आपके पास क्या आ जाए log 6 आ जाए तब क्या करें। तो ध्यान दीजिए log 6 को आप क्या लिख सकते हैं, क्या मैं 6 को ये लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, तो आप इसको क्या लिखेंगे log E बेस और 6 की जगह 2 मल्टीपल 3, ऐसा लिख सकते हैं, 6 की जगह 3 गुणा 2 या 2 गुणा 3, जैसे आपने लिखा। तो ध्यान दीजिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको 3 सूत्र बताए, 3 फॉर्मूले, क्या उसमें से कोई फॉर्मूला लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। पहले वाला फॉर्मूला देखो यही तो है गुणा मल्टीपल वाला, तो लगाइए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास है log E, अलग अलग क्या कर देंगे लॉगरिथम लगा देंगे और बीच में गुणा हो तो बीच में क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो प्लस क्या लगा देंगे log E और 3। log 2 की वैल्यू पता आपको कितनी आएगी 0.301, इसी प्रकार log 3 की वैल्यू 0.4771, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1, फिर क्या आ जाएगा 8, फिर 7 और 7 0.7781। क्या ऐसी वैल्यू है 6 की हमारे पास, देखो ये लिखी हुई दिख रही ना। तो आप इस प्रकार से लॉगरिथम में अगर log 1 2 3 तक की भी वैल्यू भी आता है तो आप सभी की निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो 7 की आ जाए, तो 7 की याद नहीं हो तो क्या किया जाए वो भी बता देता हूँ, ठीक है। चलिए log 7 आ जाए आपके पास, ठीक है, log 7 आ गया तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए log 7 आ जाए, वैल्यू याद नहीं है तो आप क्या करेंगे log E 7
अब बताइए log 7, इस log 7 की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है? तो याद करिए 7 हाफ किसका हो सकता है? तो याद करो 8 यानी 8 और 6 को ऐड कर लें, 8 और 6 को ऐड कर लें तो कितना आएगा हमारे पास से? यदि मैं ऐसा लिख दूं log e 4 लिख दिया और ये लिखा मैंने 6 प्लस साथ में लिखा log e 8, ठीक है। बताइए log 6 की वैल्यू और log 8 की वैल्यू को जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे, क्योंकि 8 और 6 क्या होते हैं? 14 होते हैं, और हमें किसकी चाहिए? 7 की। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। अब देखो इसको करेंगे तो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले 6 की वैल्यू निकालना बताया था। क्या लिखेंगे? log 6 को आप लिख सकते हैं log e 2 गुणा 3, ठीक है, प्लस log 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, नीचे क्या आ जाएगा? 2। अब बताइए इसको हल करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे आप? log e बेस, ठीक है, 2 गुणा है तो बीच में प्लस लगा देंगे, log e बेस 3 प्लस, अब इसमें पावर आगे आ जाएंगी तो 3 log e और 2, नीचे क्या आ जाएगा? 2। बताइए इन सब की वैल्यू को जोड़ेंगे और निकालेंगे तो आपके पास log 7 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये तो हम बात की हमने केवल डिजिट क्या हो? एक डिजिट, सिंगल डिजिट हो, लॉगरिथम में सिंगल हो। ऐसा थोड़ी है कि सिंगल ही आएगा, लॉग में वैल्यू बड़ी भी तो आ सकती है। तब क्या किया जाए उसके लिए भी मैं आपको तरीका बताता हूँ, ठीक है। चलिए मान लो ये तो वैल्यू 1 या 2 अंक में है, ऐसा आ जाए log e 325, ऐसी वैल्यू आ गई लॉगरिथम में, तो क्या इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है? बिल्कुल निकाली जा सकती है, और आसान तरीके से बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले कि इतनी बड़ी वैल्यू आ जाए तो बच्चे ये सोचने लगते हैं क्या इसी वैल्यू को ही निकालते रहेंगे, पूरा पेपर भी तो सोल्व करना है, ठीक है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आप इस वैल्यू को भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे ध्यान दीजिए मेरी बात पे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको इस चीज को ये देखना है कि जो भी आपको वैल्यू देगी ये बड़ी, उसमें से पहला डिजिट क्या है? पहला डिजिट क्या है? 3 है, दिख रहा है ना 3। तो हमेशा जो पहला डिजिट है उससे 1 कम कर लेना, तो 3 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, तो 2 तो छोड़ो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको क्या करना है? जो भी वैल्यू, या फिर आप ये समझ लो इसको शुरुआत से कम नहीं करें तो ये समझ लेना कि टोटल अंक कितने हैं। आप इस चीज को ऐसे समझ लो कि आपको टोटल नंबर, कुल अंक कितने दिए गए हैं, कुल डिजिट कितने दिए गए हैं। कुल डिजिट कितने आपके पास? 3 ही है ना, है ना। तो 3 जितने डिजिट की संख्या उसमें से हमेशा 1 कम करना है, तो 3 डिजिट है उसमें से 1 कम कर दिया, 2। अब आपको क्या करना है? अब आपको इस पूरी संख्या के पहले 2 नंबर लेने हैं, 3 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। मैंने यहाँ पे 2 लेके किया, तो मान लो मैंने लिया यहाँ पे log e बेस और मैंने 2 ही अंक ले लिए, बाकी ये छोड़ दी, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं इस 32 को, 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 5 होगा कि नहीं होगा? कर सकते हो आप, 32 के फैक्टर कर लो, गुणनखंड 16 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 4 आएगा, 2 करेंगे 2 आएगा, 1 आएगा। देखो 1 2 3 4 5, तो 2 कितनी बार है? 5 बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? 2 की पावर 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर 5 जैसे ही आप लिखेंगे, 2 की पावर 5 जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं कि 2 की पावर लिखते ही 5 लिखते ही आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। 2 की पावर 5 लिखते ही आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? आप तुरंत बाद में इसको लिखा जाएगा, ये तो 2 तो हमने पहले से निकाल लिया, आगे क्या लिख देंगे? लॉग, ठीक है, लॉगरिथम। अब 32 क्या है हमारे पास? 32 हमारे पास ये वाले वैल्यू आई 2 की पावर 5, तो 5 को भी आगे ले आएंगे यहाँ गुणा में, ठीक है। तो 5 हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 × 5 और यहाँ आ गया log e 2 बच गया। और log 2 की वैल्यू तो जानते हो 0.3010, उससे गुणा कर लेना, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा चलिए थोड़ा सा एक और ध्यान देंगे, अगर इतनी वैल्यू निकालना थोड़ा कैलकुलेट हार्ड होगा तो आप ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे सुनिए एक बार दोबारा ध्यान दीजिए, आपके पास यहाँ पे क्या लिया आपने? log 32 लिया था, 32 लिया था ना, तो यहाँ पे आपके पास क्या आया था? लॉगरिथम, क्या आया था? लॉगरिथम e और 2 की पावर 5 आई थी, तो ध्यान रखो इस 5 को आगे रखो, तो क्या आएगा? 5 log e और यहाँ क्या जाएगा? 2। आप क्या करेंगे? इसको वैल्यू को नेग्लेक्ट या इसको सुनने, इसको इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। थोड़ा सा वहां मिस्टेक हो गई थी, आप इसको इग्नोर करेंगे और इस वैल्यू को लिख लेंगे। अब क्या है? देखो 2 तो आपके पास पहले से ही है,
2 तो पहले से ही है, ठीक है, गुणा, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, वो उसको गुणा कर लेंगे, क्या आएगी 0.301, बस वही वैल्यू किसकी आएगी 325 लोग। चलो एक और करते हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा बाई मिस्टेक हुई है तो उसको दोबारा से थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं ऐसा, सपोज कीजिए हमने लिया यहाँ पे क्या लिया log e और मैंने कोई संख्या ले ली यहाँ पे 1 2 8 5 6 7 9 2 3, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको डिजिट काउंट करने हैं, नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने अंक हैं 9 डिजिट हैं, 9 अंक हैं। तो मैंने कहा था जितने अंक होते हैं उसमें से एक हमेशा माइनस करना है, एक माइनस करेंगे तो 8, यानी आगे जो संख्या आएगी वो तो 8 आएगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा था यहाँ से आप 2 डिजिट भी ले सकते हैं 3 भी ले सकते हैं, मान लो मैंने 3 लिया, सपोज करो log e, बाकी को छोड़ दिया, केवल 3 डिजिट को लिया, ठीक है, ये ले लिया, तो log e 128, बाकी को छोड़ दिया। अब देखो 128 जो है, 128 को अगर लेंगे तो 128 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर, इसको पहले फैक्टर कर लो, ठीक है, फैक्टर करेंगे तो 128 के टुकड़े करो 2, फिर क्या आ जाएगा 64, फिर 2 आएगा 32, फिर 32 में 2 करेंगे तो 16। अब देखो 32 से नीचे का तो हमें पता है ये 2 की पावर 5 होती है, 2 ऊपर हो गई तो टोटल 7 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो log e 2 की पावर 7। अब आपको क्या करना होता है, जो पावर होती है उनको आगे ले आते हैं, तो क्या लिखते हैं 7 log e 2। अब मैंने अभी भी बताया था, क्या बताया था कि जैसे हमने वहां 5 को इग्नोर किया वैसे इसको भी इग्नोर कर देंगे, इसको क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे, ठीक है, इग्नोर कर देंगे, इसको अनदेखा करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ ये पीछे की वैल्यू बची इसको यहाँ रख देंगे, तो क्या आएगा log e 2। अब log 2 की वैल्यू आपको पता है, उसको 8 से गुणा कर लेना, वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस प्रकार से आसानी से आप log की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यदि आपको log 1 log 2 log 3 की वैल्यू पता है तो, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ लॉगरिथम में और भी वैल्यू आ सकती हैं, जरूरी थोड़ी ऐसा ही है, ऐसा आ जाए, मान लो सपोज करो log e बेस और यहाँ आ गया 1000 आ गया, तो आपको पता है 1000 को लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं जनरली जैसा लिखते हैं उनको वैसे फैक्टर करके लिखेंगे, तो 10 की पावर 3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब पावर को कहाँ लेंगे आगे, तो क्या आ जाएगा 3 log e बेस और यहाँ क्या आ जाएगा 10, log 10 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1, इसका मतलब 3 गुणा 1, 3 मल्टीपल 1 यानी 3 आएगा। तो आपको कुछ नहीं सोचना, सिर्फ हमेशा याद रखना है, ऐसी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। log के साथ यदि 10 का मल्टीपल 10 का गुणांक आए, जैसे 1000 आ जाए, 100 आ जाए, 10,000 आ जाए, लाख आ जाए, 1000 आ जाए, तो कितना भी आए बस आप उसकी क्या कर लेंगे जीरो काउंट कर लेंगे, जितनी जीरो उतनी वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया एक और क्वेश्चन log e और यहाँ लिख दिया 0 0 0 0 0। अब बताइए कितने जीरो इसमें, टोटल 5 जीरो ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 5 रखेंगे, 5 कहाँ जाएगा आगे आएगा और यहाँ क्या लगाएंगे log e। अब बताइए log 10 की वैल्यू 1 है इसलिए क्या आएगी 5, तो ध्यान रखना जीरो के सीधा 10 का मल्टीपल होगा तो सीधा ही जितनी पावर है जीरो वही आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं log की, तो हमारी बात होगी, अब बात करते हैं एंटी log की, ठीक है। अब किसकी बात करते हैं एंटी log की। एंटी log ठीक जैसे log था उसी में वैसा ही एंटी log की तरह हम भी एंटी log को भी करेंगे, ठीक है।